हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऐश्वर्या मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडिएशन टेक्नोलॉजी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एमसीक्यूज़ ऑन रेडिएशन फिजिक्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे एक चैनल पे एक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, जिसमें वो सारे एमसीक्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे जो कि रेडियोग्राफर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये जैसे कि एम्स में, पीजीआई में, ईएसआईसी में, रेलवे में और भी डिफरेंट काइंड ऑफ रेडियोग्राफर एग्जाम्स में जिस टाइप के एमसीक्यूज़ क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है रेडिएशन फिजिक्स। ठीक है, रेडिएशन फिजिक्स से रिलेटेड एक और वीडियो बना चुकी हूँ मैं उनके एमसीक्यूज पर, पार्ट 1। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो आप पहले वो जा करके उसका वो पार्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आज की वीडियो में बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लाइकली टू हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? ए गामा रेज, बी माइक्रोवेव्स, सी रेडियो वेव्स, डी अल्ट्रावायलेट रेज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों में से कि कौन सी ऐसी वेव है या कौन सी ऐसी रे है जो कि जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। ठीक है, जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है गामा रे होगी, बी कह रहा है माइक्रोवेव, सी कह रहा है रेडियो वेव, डी कह रहा है अल्ट्रावायलेट। तो इसमें हमेशा देखो कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। ये देखिए, ये इस टाइप का आप डायग्राम, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि अपने को सारी जो रेज और वेव्स है वो हमें दिख रही है। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट और ये बीच का जो होता है विजिबल लाइट आ जाती है, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ठीक है, तो इसमें जो इस टाइप इधर की साइड जा रही है, यानी ये वाली लाइन देखो, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो इधर जो भी है जो रेडियो वेव्स है उनकी हाईएस्ट वेवलेंथ होगी। हाईएस्ट वेवलेंथ होगी तो एनर्जी जो होगी इसकी सबसे कम होगी। ठीक है, तो गामा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी गामा रेज की क्या होगी, एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और वेवलेंथ सबसे कम। और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी और एनर्जी जो होगी वो सबसे कम होगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या आपको याद रहेगा। तो इससे हम अपना आगे का क्वेश्चन करते हैं। क्या होगा, पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो क्या पूछा था कि किसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी, तो हमने अभी देखा है कि जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इनकी प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन इनकी जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ के। एनर्जी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम एनर्जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू मैटर लूज एनर्जी प्राइमरली बाय प्रोड्यूसिंग। ऑप्शन ए ब्रेमस्टर्लिंग, ऑप्शन बी कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज, ऑप्शन सी एटॉमिक आयनाइजेशन, ऑप्शन डी कॉम्प्टन इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी मैटर के पास से गुजरेगा तो सबसे पहले प्राइमरली, इसमें ये जो वर्ड ध्यान देने वाला है वो है प्राइमरीली, यानी सबसे पहले वो क्या इनमें से चारों में से कौन सा एक्शन करके जो है अपनी एनर्जी को लूज करेगा। तो सबसे पहले पता है कि आपको कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो एटम के पास में अगर आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले वो अगर कोई चीज़ करेगा तो वो क्या करेगा, इसका आयनाइजेशन, इस एटम का आयनाइजेशन कर देगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करके या फिर यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इनफ एनर्जी देके उसको भी निकाल देगा, तो क्या करेगा, एटॉमिक आयनाइजेशन। तो प्राइमरीली कोई भी इलेक्ट्रॉन मैटर के पास जाएगा तो एनर्जी जो लूज करेगा उसका सबसे पहला जो काम होगा वो होगा एटॉमिक आयनाइजेशन। वो क्या करता है, एटॉमिक को आयनाइज कर देता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये सारे प्रोसेस भी होंगे बट ये जो है सारी चीज़ें जो हैं ब्रेमस्टर्लिंग, कैरेक्टरिस्टिक, कॉम्प्टन, ये सब बात की बातें हैं। जो प्राइमरीली जो काम होगा वो होगा आयनाइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एक्सरे जनरेटर? ऑप्शन ए सिंगल फेज, ऑप्शन बी से डबल फेज, ऑप्शन सी 6 पल्स, ऑप्शन डी 12 पल्स। इसमें कह रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन है जो एक एक्सरे जनरेटर का टाइप है ही नहीं। जो ऑप्शन गलत है इन चारों में से कि एक्सरे जनरेटर का टाइप है ही नहीं। तो आपको पता है कि सिंगल फेज जनरेटर होता है, 6 पल्स जनरेटर होता है, 12 प्लेस जनरेटर होता है। जो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन होता है वो डबल फेज। ऐसा कोई भी जनरेटर हमारे उपलब्ध ही नहीं होता है। दिस इज अ फॉल्स ऑप्शन। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि डबल फेज नाम का कोई भी एक्सरे जनरेटर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज इनकरेक्ट? इन चारों में से ऐसा कौन सा फार्मूला है जो कि सही नहीं है?
देखो सबसे पहले ऑप्शन है ग्रिड रेशियो इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ लेड स्ट्रिप्स टू द डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रिप्स। कह रहा है कि जो ग्रिड रेशियो होगा वो जो लेड स्ट्रिप्स होती है उनकी हाइट के और दो लेड स्ट्रिप्स के बीच वाले जो डिस्टेंस है उन पे उनका रेशियो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर कि हाँ यही होता है। ठीक है, इन दोनों लेड स्ट्रिप के बीच की डिस्टेंस और हाइट का रेशियो होता है। बकी फैक्टर होता है इंसिडेंट रेडिएशन अपॉन एटेन्यूएटेड रेडिएशन। ऑप्शन सी इसने बता रखा है ग्रिड फैक्टर, ऑप्शन सी इसने बता रखा है ग्रिड फैक्टर इज इक्वल टू एक्सपोजर नेसेसरी विद ग्रिड अपॉन एक्सपोजर नेसेसरी विदाउट ग्रिड। तो ये भी सही है कि ग्रिड फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ग्रिड के साथ कितना एक्सपोजर चाहिए और ग्रिड के बिना कितना एक्सपोजर चाहिए, उसका जो रेशियो होता है वो ग्रिड फैक्टर होता है। ग्रिड सिलेक्टिविटी क्या होता है, इसमें कह रहा है कि कितना प्राइमरी रेडिएशन ट्रांसमिट हुआ है डिवाइडेड बाय कितना स्कैटर रेडिएशन ट्रांसमिट हुआ है, ये ग्रिड सिलेक्टिविटी हो जाता है। लेकिन जब अपन ऑप्शन बी देखेंगे बकी फैक्टर, तो ये कह रहा है कि इंसिडेंट रेडिएशन अपॉन एटेन्यूएटेड रेडिएशन। तो ये ऑप्शन है जो गलत है, ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि जो बकी फैक्टर होता है, बकी फैक्टर का मतलब होता है कि कितना इंसिडेंट रेडिएशन हुआ है, कितना आया है, कितना इंसिडेंट का मतलब होता है कितना आपतित हुआ है, कितना आया है अपॉन कितना ट्रांसमिट हुआ है। ठीक है, इसका जो अनुपात होगा, इसका जो रेशियो होगा वो होता है बकी फैक्टर, ना कि एटेन्यूएटेड का। तो इन ऑप्शन में से सबसे सही ऑप्शन क्या है, बी इज द राइट आंसर फॉर इट, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो इनकरेक्ट फॉर्मूला है, बाकी के जो तीनों फॉर्मूलाज हैं वो बिल्कुल राइट फॉर्मूलाज हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। अगर किसी ने नहीं नाम सुना होगा कि ग्रिड रेशियो क्या होगा, ग्रिड फैक्टर क्या होगा, सिलेक्टिविटी, इसमें आपको क्या हुआ कि इसमें आपको ये भी पता चल गया कि ये क्या है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें से ये जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आई विल सजेस्ट कि आप इनको एक अलग पेज पे लिख लें, अलग पेपर पे लिख लें, ताकि आपको ये याद भी रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है एन 8:1 ग्रिड इज रिप्लेस्ड विद अ 12:1 ग्रिड एडजस्टिंग द एक्सपोजर फॉर दिस ग्रिड विल हैव द इफेक्ट ऑफ in decreasing contrast and patient radiation dose, increasing contrast and patient radiation dose, increasing contrast and reducing patient radiation dose, increasing contrast with no change in patient radiation dose। अभी कह रहा है कि अगर पहले हमारे पास में जो थी 8:1 की ग्रिड थी, अब हमने उसको चेंज कर दी है किससे, 12:1 ग्रिड से, 12:1 ग्रिड से, यानी ग्रिड रेशियो जो है बढ़ गया है। ठीक है, ग्रिड रेशियो बढ़ गया है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो लेड स्ट्रिप्स हैं उनकी हाइट बढ़ रही है। ठीक है, अब इसमें बता रहा है कि इसको अब आप एक्सपोजर का क्या इफेक्ट होगा ग्रिड पे, ग्रिड के बाद में जो एक्सपोजर होगा उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो ये कह रहा है कि अब आपको पता है कि जब ग्रिड रेशियो बढ़ता है, जब ग्रिड रेशियो जब बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ेगा। किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से दिखेगा, अच्छी इमेज बनेगी, कॉन्ट्रास्ट विल बी इम्प्रूव्ड। तो इसमें से जो ऑप्शन ए है वो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इसमें लिखा है डिक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट, जबकि ऐसा नहीं होता है। ग्रिड रेशियो बढ़ेगा तो कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आप बोल रहे हैं पेशेंट रेडिएशन डोज। अब ऑब्वियसली जब आप बोल रहे हो कि ग्रिड रेशियो बढ़ रहा है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ रहा है, तो रेडिएशन डोज भी बढ़ेगी। ठीक है, पेशेंट के ऊपर पहुंचने वाली रेडिएशन डोज भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है रिड्यूस होएगी, ऑप्शन डी कह रहा है कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब तो होगा। ठीक है, तो इसके क्या होगा, इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट एंड पेशेंट रेडिएशन डोज। जब जितना ज़्यादा ग्रिड रेशियो होगा उससे इमेज कॉन्ट्रास्ट तो बेटर मिलेगा, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक होता है कि इसमें पेशेंट की रेडिएशन डोज भी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। The average photon energy of an X-ray beam is least likely to be affected by changes in the tube current, tube voltage, voltage waveform, target composition। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन कि किसी भी एक्सरे बीम की जो एनर्जी होती है, एवरेज फोटोन एनर्जी होती है, वो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसको चेंज करने से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, यानी एनर्जी किससे अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो आपको पता है एनर्जी जो होती है ट्यूब वोल्टेज से इफेक्ट होगी क्योंकि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है, वेवफॉर्म वोल्टेज का किस टाइप का वेवफॉर्म है उससे भी इफेक्ट होगी। टारगेट किस चीज़ का बना हुआ है उससे भी इफेक्ट होगी, क्योंकि जिस चीज़ का टारगेट बना हुआ होगा, यानी जितना हाई एटॉमिक नंबर का टारगेट बना हुआ होगा उतनी ही उसकी एक्सरे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी अच्छी होगी। तो इन तीनों से तो इसका एक्सरे जो फोटोन एनर्जी होती है वो इफेक्ट होती है, लेकिन ट्यूब करंट से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, ज़्यादा बहुत चेंजेस नहीं आएगा। अगर आप ट्यूब करंट को अफेक्ट करोगे तो एक्सरे बीम की एनर्जी में ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी तीनों चीज़ों से ये अफेक्ट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस? मास नंबर, एटॉमिक नंबर, एवोगाड्रोस नंबर, एटॉमिक मास यूनिट। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो न्यूक्लियॉन्स का नंबर है, एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूक्लियस का नंबर किसको बताता है? न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स क्या? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, इनको कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, सॉरी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, सॉरी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो ये जो न्यूक्लियॉन्स की संख्या होगी वो किसको बताएगी? मास नंबर को। ठीक है, उतना ही मास नंबर होगा। ठीक है, तो मास नंबर को ये रेफर करेगी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एन एक्सरे बीम attenuated by 3 हाफ वैल्यू लेयर्स इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ। कह रहा है कि अगर एक्सरे बीम को अटेन्यूएट कर दिया 3 हाफ वैल्यू लेयर से, तो इसका जो कितने फैक्टर से रिड्यूस हो चुका होगा? सबसे पहले तो आपको बता दूं, हाफ वैल्यू लेयर HVL क्या होता है कि कोई भी एक एक्सरे बीम की जो एनर्जी है वो कितनी हाफ एटेन्यूएटेड हो जाए। ठीक है, कि अगर एक, मतलब जैसे मान लो 10 है, तो अगर हाफ वैल्यू लेयर का मतलब होगा कि कितनी डिस्टेंस में ये आधी हो जाएगी, यानी 5 हो जाएगी। ठीक है, कितनी थिकनेस पे ये 5 हो जाएगी, इसे कहते हैं हाफ वैल्यू लेयर। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि कोई भी एक एक्सरे बीम है वो उसको 3 हाफ वैल्यू लेयर से गुजारा है ना, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखो, जब अपन कह रहे हैं कि हाफ होगी तो अपन एक से लेके देखते हैं। एक है, एक हाफ वैल्यू लेयर लगी, 1 HVL लगा, तो कितनी हो गई? हाफ हो गई। ठीक है, हाफ में वापस से एक HVL लगा तो कितनी हो गई? 1/4 हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद में वापस से एक और HVL लगा तो कितनी हो जाएगी? 1/8, यानी ये 8 गुना रिड्यूस हो जाएगी। कितने फैक्टर से रिड्यूस हो रही है? 8 गुना, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एक्सरे बीम कितने फैक्टर से रिड्यूस होगी? 8 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एडिंग एल्यूमिनियम फिल्टर्स टू एन एक्सरे बीम इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज एक्सरे क्या? इंटेंसिटी, एयर कर्मा एरिया प्रोडक्ट, मैक्सिमम एनर्जी, बीम हार्डनिंग। कह रहा है कि अगर एक्सरे बीम के अंदर आप एल्यूमिनियम फिल्टर को ऐड कर रहे हो तो उससे क्या बढ़ेगा एक्सरे का? ठीक है, तो इससे एक्सरे का, जो आपको पता है, जो एल्यूमिनियम फिल्टर्स जो होते हैं वो क्या काम आते हैं? एल्यूमिनियम फिल्टर जो होते हैं सॉफ्ट एक्सरेज या फिर जो लो केवीपी के एक्सरेज, लो एनर्जी के एक्सरेज होती हैं, उन्हें हम सॉफ्ट एक्सरेज कहते हैं। उनको एब्जॉर्ब करके जो प्रॉपर एनर्जी की रेडिएशन जो होती है, जो हाई एनर्जी की जो रेडिएशन होती है, उनको बाहर आने देती है। एक्सरे बीम जो निकली उसमें से जो सॉफ्ट थी उसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी की जो बाहर आई है वो हार्ड एक्सरेज हुई है। तो इससे जो ये प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं बीम हार्डनिंग। ठीक है, तो एल्यूमिनियम फिल्टर को ऐड करने से क्या होगा कि एक्सरे बीम की क्या होगी? बीम हार्डनिंग हो जाएगी। बीम हार्डनिंग हो जाने का मतलब क्या है कि उसकी जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो सॉफ्ट एक्सरेज होते हैं वो डिजॉल्व हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर कि एल्यूमिनियम फिल्टर को लगाने में क्या होगा? बीम हार्डनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। Which examination would most likely to be performed with the scattered removal grid? ऑप्शन ए एक्सट्रीमिटी, ऑप्शन बी स्कल, ऑप्शन सी एब्डोमन, ऑप्शन डी मेमोग्राम। इसमें ऐसे कहा जा रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा एग्जामिनेशन है जिसके अंदर हम जो विदाउट ग्रिड के आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि एब्डोमन जो होगा, स्कल जो होगा, इसमें जो होती है हाई रेडिएशन डोज चाहिए होती है और स्कैटर रेडिएशन कम से कम चाहिए होगी क्योंकि ये बड़े पार्ट होते हैं, तो इसके अंदर ग्रिड चाहिए होती है। मेमोग्राम में भी, क्योंकि ये जो होता है मेमोग्राम जो होती है ब्रेस्ट की होती है, मेमोग्राफी क्या होती है? ब्रेस्ट की रेडियोग्राफी होती है, तो उसके अंदर आपको क्या होता है कि अनइवन शेप होती है। ठीक है, तो स्कैटर रेडिएशन ज़्यादा होगी, तो इसके लिए भी आपको ग्रिड की आवश्यकता होती है। तो इन तीनों पार्ट में तो आपको ग्रिड की आवश्यकता होती ही होती है, इट इज़ कंपलसरी। लेकिन जो एक्सट्रीमिटी होते हैं, ठीक है, उनमें आप बिना ग्रिड के आप जो होते हैं एग्जामिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। Measuring the charge liberated in a mass of air quantifies. ऑप्शन ए डोज, ऑप्शन बी एक्सपोजर, ऑप्शन सी इक्विवेलेंट डोज, ऑप्शन डी HVL। इसमें पूछा जा रहा है कि जो एक मास ऑफ एयर में, एयर के एक मास में जितने चार्ज लिबरेट होते हैं उनको किस भाषा में आप जो है मेज़र करते हैं। तो आपको ये पता है कि जो एक्सपोजर जो होता है, एक्सपोजर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज लिबरेटेड पर यूनिट मास।
ठीक है, कि एक यूनिट मास में कितना चार्ज लिबरेट हुआ, उसका जो मेजरमेंट होता है उसको हम एक्सपोजर कहते हैं। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो भी होती है कूलॉम पर केजी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि एक्सपोजर को ही आप मेजर करते हैं चार्ज लिबरेटेड इन अ मास ऑफ एयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन्वॉल्व नो एनर्जी ट्रांसफर? ए कोहेरेंट, बी कॉम्पटन, सी ब्रेमस्टर्लिंग, डी फोटो इलेक्ट्रिक। ये पूछ रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा इंटरेक्शन है जिसमें कोई भी एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कॉम्पटन में भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, ब्रेमस्टर्लिंग में ऑब्वियसली एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, फोटो इलेक्ट्रिक में भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। लेकिन जो कोहेरेंट स्कैटरिंग होती है उसके अंदर कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, इन सब में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा या जो भी एक्सरेज आएगी, जो इंसिडेंट रेज होगी, वो जो होती है पूरे एटम को हिला के रख देगी। इसके अंदर रेडिएशन अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करवाएगी और इलेक्ट्रॉन भी हटाएगी। ठीक है, इन तीनों में, इन कॉम्पटन में भी कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन निकलता है, ब्रेमस्टर्लिंग में ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन निकलती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ही ज़्यादा पास चला जाता है न्यूक्लियस के। फोटो इलेक्ट्रिक में के शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी कोई ना कोई एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। बट कोहेरेंट स्कैटरिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको इसमें डायग्राम से बता देती हूँ। ये देखिए, कोहेरेंट या क्लासिकल स्कैटरिंग किसको कहा जाता है? कोहेरेंट को क्या कहते हैं? क्लासिकल स्कैटरिंग भी कहते हैं। इसके अंदर एक्सरेज आई, ठीक है, और सिर्फ ऐसे कैसे निकल गई है, इसमें सिर्फ जो बदला है वो क्या बदला है? इसका एंगल बदला है, कि ये सीधे सीधे जा रही थी, अब इसका जो एंगल है डिफ्लेक्शन का, वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आ गया है। लेकिन इसकी जो जितनी वेवलेंथ यहाँ थी उतनी ही वेवलेंथ यहाँ होगी, जितनी एनर्जी इसकी यहाँ थी उतनी ही एनर्जी यहाँ होगी, यानी कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर इसके अंदर नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर जो है आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो है ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, कि कोहेरेंट स्कैटरिंग में किसी भी टाइप का एनर्जी ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हेन द साइज ऑफ द फोकल स्पॉट इज डिक्रीज्ड, ऑप्शन ए पेनिट्रेटिंग पावर इंक्रीजेस, ऑप्शन बी द इनवर्स स्क्वायर लॉ शुड बी अप्लाइड, ऑप्शन सी डेंसिटी विल डबल, ऑप्शन डी पेनुम्ब्रा विल डिक्रीज। ठीक है, इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है कि जो फोकल स्पॉट होती है उसकी अगर साइज डिक्रीज होती है तो इन चारों में से कौन सी चीज़ होगी? ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर इंक्रीजेज, क्या फ़र्क पड़ रहा है? फोकल स्पॉट का साइज अगर छोटा हो जाएगा तो कुछ एनर्जी से कोई फ़र्क पड़ेगा? एक्सरे बीम की एनर्जी में कोई फ़र्क आ रहा है क्या? नहीं। तो जब एनर्जी में कोई फ़र्क आ ही नहीं रहा है तो पेनिट्रेटिंग पावर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द रॉन्ग आंसर। द इन्वर्स स्क्वायर लॉ शुड बी अप्लाइड, वो तो आपका फोकल स्पॉट किसी भी साइज का होगा तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो होता है वो तो लागू होगा ही होगा। इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है। मैं पहले की वीडियोस में आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ। ठीक है, ऑप्शन सी डेंसिटी विल डबल, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फोकल स्पॉट से डेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं है, डेंसिटी जितनी होगी उतनी ही होगी, तो ऑप्शन सी विल बी द रॉन्ग आंसर। पेनुम्ब्रा विल डिक्रीज, यस। अब आपको पता है पेनुम्ब्रा में होता है ये कि जितना छोटा सोर्स या जितना छोटा फोकल स्पॉट होगा उतना ही कम पेनुम्ब्रा बनेगा। पेनुम्ब्रा में क्या, पेनुम्ब्रा फोकल स्पॉट की या एक्सरे सोर्स की या किसी भी रेडिएशन सोर्स की साइज पे इन्वर्सली सीधा सीधा प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना बड़ा फोकल स्पॉट उतना बड़ा पेनुम्ब्रा, जितना कम फोकल स्पॉट उतना कम पेनुम्ब्रा। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोकल स्पॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हेन द एक्सरे मशीन इज प्रिपेयर्ड प्रायर टू एक्सपोजर, ऑप्शन ए द फिलामेंट हीट्स अप एंड द एनोड रोटेट्स, ऑप्शन बी एक्सरेज आर इमिटेड फ्रॉम द ट्यूब हेड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड द टारगेट, ऑप्शन डी अ हाई किलो वोल्टेज इज पास्ड फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इसमें कहा जा रहा है, इसके क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जब एक्सरे मशीन को एक्सपोजर से पहले प्रिपेयर किया जाता है तो इन चारों में से कौन सी चीज़ होगी? ठीक है, द फिलामेंट हीट्स अप एंड द एनोड रोटेट्स, ऑफकोर्स फिलामेंट को हीट करा जाएगा पहले ताकि इलेक्ट्रॉन निकले उसमें से, और एनोड को रोटेट किया जाएगा ताकि वो एक प्रॉपर स्पीड को पकड़ ले जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड हो। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर होगा। बाकी के क्यों नहीं होंगे? ऑप्शन बी कह रहा है कि एक्सरेज आर इमिटेड फ्रॉम द ट्यूब हेड, एक्सपोजर से पहले कैसे एक्सरे इमिट हो जाएंगे? ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड द टारगेट, अब आपको पता है एक्सरे मशीन में ऐसा होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होंगे
वैसे ही एक्सरे निकलेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी लैग आएगा तो इसमें भी नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड नहीं हो सकते एक्सपोजर से पहले। जब एक्सपोजर बटन दबाओगे तभी इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होंगे, तभी एक्सरे प्रोड्यूस होगी। ऑप्शन डी, हाई किलो वोल्टेज इज पास फ्रॉम कैथोड टू एनोड, नहीं, पहले नहीं होगी, ठीक है। पहले फिलामेंट को हीट किया जाएगा, उसके बाद में आपको वोल्टेज सेट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्रिपरेशन में क्या आएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आपको अगर इसी टाइप के और एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, देखो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो मेरी बुक है एक एमसीक्यूज की, जो कि मैंने अभी अपडेटेड एडिशन भी उसका निकाल दिया है, 2024 एडिशन भी निकाल दिया है, तो वो आप बाय कर सकते हैं। उसके अंदर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एमसीक्यूज मिलेंगे, प्लस साथ ही साथ जो कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे एम्स के, पीजीआई के और पिछले जो रेलवे के पेपर्स हुए हैं वो भी आपको उस बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वो बुक ऑर्डर करनी है तो मेरा जो अमेजोन का लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड या फिर बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल है रेडिएशन टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर डायरेक्ट मैसेज करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।